दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो बायोलॉजी कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं और बायोलॉजी में हमने लगभग आधी बायोलॉजी है वो कंप्लीट कर ली है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड क्या होता है और रक्त परिसंचरण क्या होता है, और रक्त परिसंचरण का आधा वीडियो हम आज देखेंगे और जो बाकी बचा हुआ है हार्ट वाला जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो सीरीज है वो यहाँ पर पूरी तरह NCERT RBSE और जो CBSE उस पर आधारित है। मैं यहाँ पर जो भी बुक है उनको कॉम्बाइन करके नोट्स बनाता हूँ और फिर आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट NCERT नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उनको लगता है कि उनके लिए पढ़ना कठिन है, तो मैंने यहाँ पर आसान भाषा में टॉपिक वाइज पूरे वीडियोज़ आपके सामने बना रखे हैं। आप सिर्फ हमारे इस वीडियोज़ को देख लीजिए और आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज इनके नोट्स हैं आपको बहुत जल्दी, जैसे हमारे पूरे लेक्चर्स खत्म होंगे ये नोट्स मैं आपको एक PDF में आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे आपका रक्त यानी कि ब्लड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और मैंने आपको ऊतक यानी टिश्यू वाला चैप्टर है वो पहले ही करा दिया था जब आपको बताया था कि आपका जो ब्लड होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा ये आपका हल्का क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है आपका जो ब्लड होता है वो, और इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। pH वैल्यू आप जानते हैं सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल दिया था और उसमें आपका जो pH स्केल होता है उसमें 0 से और 14 तक के अंक लिखे होते हैं। और उसमें क्या होता है, मैं आपको pH स्केल है थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा सा बताता हूँ। लेकिन जो pH स्केल था कुछ इस प्रकार से दिया गया था और यहाँ पर जो pH स्केल था उसमें आपके इधर 0 लिखा था, इधर आपके 14 लिखा था, इधर 7 लिखा था और यहाँ पर ये H+ था और यहाँ पर OH- था। तो यहाँ पर क्या होता था, अगर pH वैल्यू G1 0 से 7 के बीच थी तो यहाँ पर इसको बोलते थे आपका अम्ल यानी कि एसिड, और अगर pH वैल्यू 7 से और 14 के बीच में इसको बोलते थे क्षार यानी कि बेस, और जिसका pH वैल्यू 7 था उसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन। तो आपका जो ब्लड जो होता है एक प्रकार से आपका क्या होता है क्षारीय माध्यम में होता है। अगला ब्लड के बारे में अगली जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लड होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो के अंदर होता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो भ्रूण होते हैं, यानी कि भ्रूण अवस्था में, भ्रूण का मतलब है कि पेट में जो बच्चा होता है माँ के अंदर वो, और नवजात शिशु होते हैं मतलब जो अभी जन्मे ही हैं, उनमें जो ब्लड बनता है ना वो आपका प्लीहा के अंदर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो आपका ब्लड बनता है वो आपका रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। और अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो ब्लड होता है वो सामान्यतः कितना पाया जाता है। हाँ, तो हमारा जो ब्लड होता है हमारे शरीर में नॉर्मली 5 लीटर, एवरेज है 5 लीटर आपका जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब देखते हैं जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्लड होता है ना, ब्लड आपके दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, है ना। एक होता है इसको बोलते हैं द्रव भाग जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक होता है ठोस भाग जिसके अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं। तो जो प्लाज्मा है वो हमारे शरीर का लगभग, देखिए मैं आपको ब्लड है, ब्लड ऐसे होता है और यहाँ पर 55% होता है प्लाज्मा और 45% होती हैं सेल्स यानी कि कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो आपका प्लाज्मा होता है वो कुल ब्लड का 55% होता है, यानी कि ब्लड में इसका जो रेशियो होता है वो 55% होता है। और जो 55% जो रेशियो होता है ब्लड का उसके अंदर 92% आपके पाया जाता है, आपका प्लाज्मा जो होता है उसमें 92% पाया जाता है पानी यानी कि वाटर, और जो 8% बच गया उसमें आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आपके पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं 45% वाला भाग, इसमें पाई जाती हैं कोशिकाएं जिनको बोलते हैं रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं। तो यहाँ पर रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं RBC के बारे में यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है वो आपका होता है लाल रक्त कणिका। अब देखिए आपको बहुत सारी बातें लाल रक्त कणिका के बारे में पता होनी चाहिए। पहला, आपकी जो लाल रक्त कणिका होती है हमारी जो टोटल जो ब्लड के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है उनका 99% होती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि ब्लड में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका 99% आपके ये पाई जाती हैं। इन जो आपकी RBC होती है, RBC के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारे जो ब्लड है उसको रंग प्रदान करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन है
उनमें जो आपका जो रेड कलर होता है ब्लड का, वो आपकी वजह होती है, वो हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आरबीसी है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद ये हैं कि जो ऊँट है, कैमल और लांबा, दो ऐसे प्राणी हैं, ऊँट और लांबा, आपका लांबा यानी कि कैमल और लांबा, दो ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मली जो आपकी आरबीसी होती है और आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि इनकी, अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि उनकी जो औसत आयु होती है, एवरेज लाइफ साइकिल होती है, वो कितने दिन की होती है, तो 120 दिन की आरबीसी की आपके लाइफ साइकिल होती है। इनकी जो ज्योमेट्री है, इनकी जो आकृति है वो आपकी अंडाकार यानी कि एग टाइप की या गोलाकार सर्किल फॉर्म में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी के अंदर आपका आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई अगर आरबीसी है, आरबीसी अगर किसी व्यक्ति है, आरबीसी की कमी हो गई है किसी व्यक्ति के अंदर, यानी कि सीधी सी बात है आरबीसी है वो पूरे ब्लड का 99% होती है। तो आरबीसी का मतलब ब्लड अगर कम हो गया किसी व्यक्ति के अंदर तो क्या हो जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर आरबीसी की कमी हो गई या ब्लड की कमी हो गई तो उसकी कमी से एक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं रक्तक्षीणता यानी कि एनीमिया। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं जब भी आपके आरबीसी की कमी हो जाए यानी कि एनीमिया की कमी हो जाए तो यहाँ पर आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी को पता नहीं होता है और ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है। तो आप जानते हैं वैसे तो आरबीसी है वो आपका जो ब्लड है उसका मेन घटक है, लेकिन ये जो लाइन लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है गैस का परिवहन करना होता है, उनका विनिमय करना होता है। यानी गैस जो होती है हमारे शरीर में उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आपकी आरबीसी जिम्मेदार होती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम पता होता है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो है वो आपका डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पहला प्रश्न मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसे हमारे शरीर का आर्मी यानी कि हमारे शरीर की सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली जो होती है वो डब्ल्यूबीसी संभालता है। यानी कि हम हमारे शरीर में जब भी कोई कीटाणु, जब भी कोई वायरस, जब भी कोई भी आपका रोगाणु है प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी उस पर अटैक करती हैं और हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं और इन्हें हमारे शरीर का आर्मी, सोल्जर या जो भी आप बोलें वो इनको कहते हैं। ठीक है, सैनिक भी कहते हैं हमारे शरीर का। और हमारे शरीर में रक्षा प्रणाली ये इनके माध्यम से संचालित होती है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो डब्ल्यूबीसी है, इनका निर्माण आपके लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, जो आरबीसी होता है उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, एरिथ्रोसाइट, ये भी पूछ ले जाता है। जो आरबीसी होती है उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होता है वो आपका एरिथ्रोसाइट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी होता है इनका जो नाम होता है वो आपका ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी होता है इनका वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इनमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब देखिए जो आपके आरबीसी थी, आरबीसी के अंदर आपका क्या पाया जाता था, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, कलर देने वाला। तो होता क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन आपका नहीं पाया जाता है किसी भी कोशिका के अंदर तो वो क्या होंगी, कलरलेस होंगी, मतलब रंगहीन होंगी। तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो रंगहीन होती है, इनके अंदर कोई रंग नहीं पाया जाता। और ये आपके इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो आपका जो केंद्रक है इनके अंदर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो हाँ, जो डब्ल्यूबीसी होती हैं तीनों जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से आपके जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनके आकार की बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनियमित होता है ना, ये फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर होता है। और ये आपकी मेनली दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट। अब आपकी जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो भी 3 टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाता है, बनता है कि जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में पाई जाती है तो डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और आपका बेसोफिल। तो इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रोफिल होती है
WBC में से न्यूट्रोफिल होती है वो सबसे अधिक हमारे रक्त में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो दूसरा प्रकार होता है इसका WBC का, वो होता है एग्रेनुलोसाइट, और एग्रेनुलोसाइट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, इनका काम क्या होता है इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो लिम्फोसाइट होती है ना वो 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि नेचुरल और आपका नेचुरल किलिंग सेल इनको बोलते हैं। और लिम्फोसाइट के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, लिम्फोसाइट होती है वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राइमरी कोशिका होती है, प्राइमरी सेल होती है, प्राथमिक कोशिका होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है, प्राइमरी सेल कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है आपका लिम्फोसाइट जो होती है वो आपकी प्राइमरी कोशिका होती है, ठीक है, आपकी जो WBC होती है उनके अंदर से। अगला जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट वो परिपक्व होकर यानी कि आपका वृद्धि करके आपका महाभक्षक कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मैक्रोफेज कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। और मैक्रोफेज का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि मैक्रोफेज कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो मैक्रोफेज कोशिकाएं यानी कि बड़े रूप में आपका भक्षक कोशिकाएं, यानी कि आपका जो भी जीवाणु है वो बाहर से अटैक करेगा तो उनके ऊपर अटैक ज़्यादा मात्रा में करने वाले उनको बोलते हैं मैक्रोफेज यानी कि महाभक्षक कोशिका। तो इनमें आपकी आती है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और ये आपकी आती हैं। आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर की प्रमुख भक्षक जो कोशिकाएं हैं, ऑप्शन डालकर पूछ सकता है हमारे शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और आपकी मैक्रोफेज यानी कि महाभक्षक, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा जो प्रकार है इसको बोलते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु के बारे में हम देखते हैं। तो जो बिम्बाणु होता है उसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, यानी कि बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अब इनकी जो संख्या होती है ब्लड में वो 1 घन मीटर में लगभग आपके जो होती है वो आपके 30 लाख होते, वो आपके 3 लाख होती है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख प्रति घन मीटर इनकी संख्या होती है। यानी कि एक आपका जो 1 मीटर घन होगा उसमें आपके 3 लाख लगभग पाई जाती हैं आपके बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। इनका जो जीवन काल होता है लगभग 10 दिन का होता है, 10 डेज का आपका जीवन काल होता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है आप जानते हैं, ये हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है, जो ब्लड बहता है ना उसका थक्का जमाने में काम आती है। तो जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना उसको आपका प्लेटलेट्स है वो डाउन करती है, क्योंकि आपको पता है अगर BP ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ब्लड है वो पतला ज़्यादा होता है और उसका थक्का बनना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपका अगर BP डाउन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, तो आपका जो थक्का है रक्त का वो जल्दी जम जाएगा। इसलिए आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो करती क्या है, आपके दाब में कमी करती हैं, यानी कि आपका जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर उसको कम करती हैं, और जो आपका ब्लड बह रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, उसको आपके रोकती हैं। और तीनों में से अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो बिम्बाणु जो होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा आकार RBC का होता है, सबसे छोटा आपका बिम्बाणु का होता है। इन तीनों के अलावा आपके एक और आपका पाया जाता है, हमारे जो ब्लड होता है उसमें द्रव अवस्था में एक और चीज़ पाई जाती है और जिसको बोलते हैं लिम्फ यानी कि लसिका। अब लिम्फ जो होती है, लसिका जो होती है वो क्या होती है, तो देखिए ये एक अन्य प्रकार का द्रव होता है, लिपिड होता है, वो आपके सर्कुलेशन में यानी कि परिसंचरण में हेल्प करता है। इसे हम लिक्विड टिश्यू भी बोलते हैं, यानी कि तरल उत्तक भी इसको बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए हमारे शरीर में जो केशिकाएँ जब पाई जाती हैं, केशिकाएँ, तो उनसे जब हमारा ब्लड होता है वो उनसे छन कर आता है ना, उनसे छनकर जो आता है तो उस समय द्रव है वो कुछ बच जाता है, तो वो जो द्रव होता है ना यही आपका लसिका कहलाता है, ठीक है, लिम्फ कहलाता है। तो आपका जो लसिका होता है इनका काम क्या होता है, लसिका का काम होता है मुख्य रूप से जो पचा हुआ फैट होता है ना, या जो अवशोषित का हुआ फैट है, एब्जॉर्ब किया गया आपका जो फैट है, वसा है, उसका परिवहन करना होता है, उसका संचरण करना आपका जो लसिका होता है उसका काम होता है। अब चलिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका ब्लड होता है उसका काम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, हमारा जो ब्लड होता है वो क्या काम आता है। तो देखिए पहला हमारा जो ब्लड होता है, प्राणियों के शरीर में जो ब्लड है एक महत्वपूर्ण टिश्यू होता है और ये निम्नलिखित कार्य करता है। पहला काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में और हमारे जो टिश्यू है उनके बीच आदान प्रदान करता है। आपको पता है हमारे शरीर में श्वसन क्रिया जो होती है ना वो ब्लड के माध्यम से ही संपादित होती है, ठीक है, यानी हम श्वसन क्रिया जो करते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है ना वो ब्लड के माध्यम से हमारी सभी कोशिकाओं के अंदर फैलती है। तो हमारा जो ब्लड है ये आपके जो ऊर्जा होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जो पहला काम हो जाएगा ब्लड का वो हो जाएगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वातावरण में और उत्तकों के बीच विनिमय करना। अगला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपका ब्लड का जो होता है वो जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, उनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना। यानी कि हमने भोजन कर लिया मान लीजिए
लीजिए तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे जाएंगे, ठीक है। अब आपने भोजन मुंह से किया है तो पाचन तंत्र में जाएंगे और आप सोचेंगे कि मस्तिष्क में ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, मस्तिष्क में कैसे वो एनर्जी जाएगी, तो उसको लेकर जाता है आपका ब्लड। तो ब्लड जो होता है वो आपके जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। अगला जो काम होता है आपका जो टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको आपके कंट्रोल करता है ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ब्लड होता है वो हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एक ग्रंथि भी होती है हाइपोथैलेमस, वो भी कंट्रोल करती है, लेकिन आपका ब्लड है वो भी आपके कंट्रोल करता है। अगला जो काम होता है वो आपका होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ये भी आपके ब्लड के माध्यम से होती है। जो ब्लड होता है वो आपके हेल्प करता है WBC को, और WBC होती है ब्लड के माध्यम से ही आपका जो रक्षा प्रणाली है ना, उसका आपका इम्यूनिटी पावर उसको कंट्रोल कर पाती है और आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, आपको पता होगा। तो हार्मोन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपका ब्लड ही सहायक है, यानी कि ब्लड है वही आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अगर आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं अलग अलग ग्रंथियों से तो लेकर कौन जाएगा, तो ब्लड है वो लेकर जाता है। और लास्ट जो काम होता है आपका ब्लड का वो आपका होता है हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनको भी आपका बाहर तक पहुंचाना। पसीना होता है, आप जानते हैं पसीना होता है हमारे शरीर में बाहर आता है, तो जो आपका जो ब्लड होता है ना वो लेकर आता है बाहर तक, और बाहर फिर अलग अलग तंत्र होते हैं हमारे शरीर में, उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके विभिन्न भाग होते हैं, उनके माध्यम से फिर हम उनको बाहर है वो त्याग देते हैं, ठीक है, एक्सक्रिएशन कर देते हैं। तो ये सारे काम होते हैं ब्लड के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पूरे हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि ब्लड ग्रुप है वो दिए किसने थे, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, और ये जो वैज्ञानिक था इसने सबसे पहले जो आपके ब्लड थे उनको ग्रुपों में बांटा था, यानी कि रक्त समूह में सबसे पहले जो आपका कार्ल लैंडस्टीनर था उसने 1901 में आपका बांटा था। अब देखिए इन्होंने किस आधार पर बांटा था, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारी जो RBC होती है उनकी सतह पर उनकी सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं। और मेन रूप से हमारे शरीर में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। तो इन्हीं के आधार पर, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, इनकी प्रेजेंट और इनकी एब्सेंट के आधार पर आपका जो इनको जो रक्त समूह है इनको वर्गीकरण किया गया था। तो देखिए आप देखिए मैं आपको जो प्रतिजन है इनके बारे में एक अलग से चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, उसको आपको पढ़ाऊंगा कि आपके प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन कहाँ से आए, है ना। तो फिलहाल हम उनको अलग चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फिर सिर्फ हम थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल से हम अलग से आपको एक वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका प्रतिजन होते हैं वो आपके प्रोटीन के, ग्लाइकोप्रोटीन के और आपके कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। और प्रतिजन होते हैं वो बनते कहाँ से हैं, तो प्रतिजन होते हैं वो जीन से उत्पन्न होते हैं। जीन्स आप जानते हैं, और जीन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, जीन प्राप्त होते हैं वंशानुगत रूप से, यानी कि जेनेटिक्स माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो उसी के आधार पर आपके जो आपके ब्लड ग्रुप हैं वो बनते हैं। तो माता पिता से आपके जो ब्लड ग्रुप है वो वहाँ पर डिटरमाइन होते हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ कैसे बनते हैं। तो देखिए मेनली आपके जो ब्लड ग्रुप है 4 प्रकार के होते हैं, A, B और O, ठीक है। प्लस माइनस कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, A+ कैसे आता है, A- कैसे आता है। फिलहाल जो आपका मेन ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B और O। अब देखिए ऐसी ब्लड ग्रुप, यानी कि आपका जो ब्लड ग्रुप A होता है ना वो कैसे होता है, यदि आपकी जो RBC है, RBC की सतह पर आपका केवल एंटीजन A जो है वो पाया जाता है। अगर केवल प्रतिजन A उपस्थित होता है, B नहीं पाया जाता, तो उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ब्लड ग्रुप A, ठीक है। अगर आपका जो सतह है उस पर केवल प्रतिजन B पाया जाता है, एंटीजन B पाया जाता है, A अनुपस्थित रहता है, तो उसको बोलते हैं आपका ब्लड ग्रुप B, है ना। और ऐसा ब्लड जिसकी सतह पर, जिसकी RBC पर A एंड B दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आपका AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। और AB ब्लड ग्रुप होता है उसको सर्वग्राही रक्त समूह बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप है उनको ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप AB होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, यानी कि आपका सर्वग्राही कहलाता है, सबसे ये आपका ब्लड ले सकता है। अगला जो यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप O, और ब्लड ग्रुप O होता है उसकी RBC पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कि ना तो एंटीजन A, ना प्रतिजन A और ना प्रतिजन B, दोनों में से एक भी नहीं पाए जाते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसको सर्वदाता भी बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनेटर बोलते हैं इसको। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनेटर यानी कि आपका सर्वदाता समूह कहलाता है, तो आपका ब्लड ग्रुप O है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनेटर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्लस माइनस है वो कैसे आते हैं। तो देखिए
हमारी जो आरबीसी होती है उन पर 2 प्रतिजन ए और बी पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा प्रतिजन भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं आरएच फैक्टर या आरएच कारक। तो आरएच कारक क्या होता है? आरएच कारक, इसकी खोज सबसे पहले रिसस मकाका नामक बंदर में की गई थी। इसके बारे में स्पेशली वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, प्रतिजन के बारे में, एंटीजन के बारे में। तो आरएच कारक क्या होता है? एक अन्य कारक होता है। जो आरएच कारक अगर किसी भी आरबीसी में उपस्थित होता है ना, तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस आवेश, यानी कि उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और अगर आरएच माइनस नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइनस आवेश। बस इतना सा है। तो आपका ए प्लस बनता है ना, वो ऐसे बनता है भाई, ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसमें आरएच कारक पाया जाएगा तो वो हो जाएगा ए प्लस ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर उसमें आरएच कारक नहीं पाया जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस ब्लड ग्रुप। तो इसी के आधार पर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर बनता है। तो देखिए, जिन मनुष्यों में आरएच कारक पाया जाता है उनका रक्त होता है आरएच धनात्मक होता है, यानी कि आरएच पॉजिटिव, है ना। और जिनमें आपके अनुपस्थित होता है उनमें आपका आरएच माइनस होता है। और मोस्टली आपके लगभग 85% जो पुरुष होते हैं, 85% व्यक्ति होते हैं पूरी दुनिया में, उनमें आपके आरएच प्लस पाया जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप प्लस वाले ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये ब्लड ग्रुप सीरीज है, सारणी है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत आसानी से आप समझिएगा। देखिए, ब्लड ग्रुप 4 थे और प्लस माइनस करके हम उनको 8 प्रकार से हमने बना दिए हैं। ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। अब देखिए, आपका ए प्लस हो या ए माइनस हो, उसमें जो आपका प्रतिजन पाया जाएगा ए पाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका बी है या बी प्लस है, बी माइनस है, उसमें प्रतिजन पाया जाएगा बी। अगर आपका ए बी प्लस है या ए बी माइनस है, उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा वो आपका होता है ए और बी दोनों। लेकिन ओ प्लस है या ओ माइनस है तो दोनों में एक भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लस वाले हैं, प्लस वाले उनमें सब में आरएच कारक है वो यहाँ पर पाया जाता है। देख लीजिए, ए प्लस है तो ए प्लस में आपका जो आरएच कारक है उपस्थित होता है। बी प्लस है, बी प्लस में उपस्थित होगा। ए बी प्लस है, ए बी प्लस में उपस्थित होगा। मतलब जो प्लस वाले हैं उनमें सब में उपस्थित होता है, और जो माइनस वाले हैं उनमें आपके अनुपस्थित होता है। और तीसरी बात, ये जो जीन प्रारूप है, जीनोटाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको याद करना बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी याद नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर आपको याद कर लेना आई ए इस प्रकार से, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो याद करना है आई बी, बिल्कुल सीधा सा है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो याद कर लेना है आई बी, ठीक है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो छोटे आई दोनों, ठीक है। ये आपका जीन प्रारूप होता है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। ये आपका जीन प्रारूप होता है, जीनोटाइप, बड़ा सिंपल सा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पूछ लिया कि ए आपका ए बी का बताइए, ए बी का जीनोटाइप क्या होगा, तो आपका आई बी, ठीक है, दोनों है। ए प्लस हो तो उसमें ए का होगा ना, तो दोनों जगह ए आएगा। बी है तो बी में देखो दोनों जगह बी आएगा। ए बी है, इसमें दोनों जगह आपका ए बी आएगा, है ना। तो ओ है, ओ में कुछ भी नहीं, तो आपका स्मॉल आई से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा प्रतिरक्षी पाई जाती है। प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं, मैं आपको क्लियर कर। देखो, एंटीजन या प्रतिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर से आने वाले जीवाणु होते हैं ना, रोगाणु जो हमें बीमार करते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रतिजन, यानी कि एंटीजन। और जो हमारे शरीर में उपस्थित WBC होती हैं, जो उनसे लड़ती हैं, उनको बोलते हैं प्रतिरक्षी, यानी कि एंटीबॉडी। तो आप हमारे शरीर में क्या होता है, जो भी प्रतिजन आता है ना, उसके विपरीत आपके प्रतिजन आपके प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ब्लड ग्रुप ए से लड़ने के लिए आपकी एंटी बी आएगी, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी वाला है तो एंटी ए आएगा। अगर ए बी वाले हैं तो दोनों में से एक भी नहीं आएगी। और अगर ओ है, ओ में देखो आपकी प्रतिजन ना तो ए पाया जाता है ना प्रतिजन बी पाया जाता है, इसलिए आपके दोनों, आप बिल्कुल उल्टा याद करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल उल्टा। मतलब जो प्रतिजन पाया जाता है ना उसका उल्टा प्रतिरक्षी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी बात हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में तो हमने देख लिया है, थोड़ा सा रक्त परिसंचरण के बारे में देख लेते हैं, और जो हार्ट वाला है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है पहले तो हम देखते हैं। तो देखिए, जीवित जंतु जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जल पाया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही आपका कहलाता है परिसंचरण, मतलब सर्कुलेशन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है सर्कुलेशन, इसको करने वाला जो तंत्र होता है इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र होता है, ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से गैस होती हैं, पचा हुआ पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उत्सर्जित तत्व होते हैं, इनका परिवहन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। और जो जंतु होते हैं उनमें दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, खुला क्या हो रहा है, बंद क्या है। तो देखिए,
खुला का मतलब क्या होता है, आपका ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें आपका जो ब्लड होता है ना वो आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा बहुत तो आपकी जो सिरा और धमनी होती है ना, मतलब जो वाहिकाएं होती है उनमें बहता है। मतलब थोड़ा बहुत जितना भी ब्लड है ना उनका थोड़ा बहुत तो आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें बहता है, और जो मैक्सिमम जो होता है वो डायरेक्टली आपके ऊतकों में पाया जाता है, खुले स्थानों पर। ठीक है, उन्हें बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे आपका तिलचट्टा है, झींगा है, घोंगा है और सीपी है। ठीक है, इसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि खुले में रक्त का बहना। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई सारा का सारा ब्लड है वो आपके बंद बहेगा। मतलब आप जानते हैं हमारे शरीर में नसें पाई जाती हैं, वेन्स पाई जाती हैं, आप जानते हैं हमारे शरीर में धमनियाँ और सिराएं पाई जाती हैं। हमारा जो ज़्यादातर ब्लड होता है ना वो आपके उन्हीं के अंदर पाया जाता है। अगर गलती से कोई नस काट लेता है तब जाके हमारा ब्लड है वो निकलता है, आपने देखा होगा। चोट लग जाती है वो खून अलग होता है, लेकिन जो आपके नसों में वेन्स और आपके जो धमनी होती है उनमें जो ब्लड होता है वो आपका प्योर ब्लड कहलाता है। तो बंद परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर का ज़्यादातर भाग है, ज़्यादातर जो रक्त है वो वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में बहता है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंचुआ होता है ना, मेंढक होते हैं, मछली होती है, पक्षी होते हैं, मानव, सब में आपका बंद परिसंचरण तंत्र है वो यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि नसों के अंदर शिरा और धमनियों के माध्यम से हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पर बहता है। तो देखिए आगे इसके बारे में देखते हैं। हमारे जो शरीर होता है मानव, उनमें आपका जो मानव है उनमें आपका बंद परिसंचरण तंत्र है यहाँ पर पाया जाता है, और इसमें हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आपके ब्लड पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है और रक्त वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं, और ये सब मिलके आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। और आपकी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, सिराएँ और धमनियाँ, ये एक प्रकार से जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं, और जिनके माध्यम से आपका जो ब्लड है वो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो हमारे शरीर में जो आपका ब्लड है वो प्रवाहित होता है दो प्रकार से, एक धमनियों में, एक शिराओं में। तो देखिए दोनों के बारे में देख लेते हैं, और जो बचा हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखिए हमारे शरीर में जो वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धमनियाँ जिसको बोलते हैं आर्टरीज, तो इनमें आपके शुद्ध रक्त बहता है। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है धमनियों में बहता है। और धमनियाँ होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, धमनियाँ होती है ना, वो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हार्ट से हमारा जो ब्लड होता है उसको विभिन्न अंगों तक कौन लेकर जाता है। तो ध्यान रखना है धमनियाँ हमारे शरीर में हृदय से जो रक्त होता है शुद्ध रक्त उसको विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हृदय होता है उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, लचीली होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा ब्लड होता है वो हृदय से निकलता है, तो हृदय से पंप होता है, इसलिए जो हृदय से निकलने वाला ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो धमनियाँ होती हैं उसकी जो कोशिका आपकी जो भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं शिरा यानी कि वेन्स। तो शिराएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन रहित अपशिष्ट युक्त यानी कि आपका एक प्रकार से अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपकी जो वेन्स होती हैं, शिरा होती है, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। और ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो रक्त है उसको यहाँ पर जो हार्ट है वहाँ तक कौन लेकर आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे शरीर में जो विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय तक लेकर आती हैं शिराएँ यानी कि वेन्स। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।